हमारी सरकार ने एक कार्यक्रम शुरू किया है, सरकार गांव के द्वार। ये पिछले 8 महीने से इस कार्यक्रम की हमने शुरुआत की। कुछ गांव में मैं जाकर रात को वहां रहता हूं, गांव के लोगों से बात करता हूं और बातचीत करके उनसे कुछ सीखने के बाद कुछ योजनाओं को हम सरकार में अमली जामा पहनाने की कोशिश करते हैं। इसी कार्यक्रम के तहत सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत मैं आज आपकी पंचायत में आया हूं। हमारे पूर्व प्रत्याशी जग्गी जी ने कहा कि तंगरोटी पंचायत में आपने जाना है और मेरी जितनी भी पंचायतें हैं हम एक या दो पंचायत का कार्यक्रम रखेंगे। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत आपको आना पड़ेगा। मैंने जग्गी जी को कहा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत की है और पंचायत में आपने लोगों के बीच जाना है। ये कहते हैं कि हम तो रोज ही जा रहे हैं, लेकिन मुझे जब जग्गी जी को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया और कांग्रेस पार्टी ने टिकट देने के बाद जग्गी जी को जब यहां से प्रत्याशी बनाया तो इस बात का मुझे दुख है कि कुछ वोटों से वो चुनाव हार गए और ऐसा चुनाव हारे जहां झूठ जीत गया और सच्चाई हार गई। और एक ऐसे व्यक्ति से चुनाव हारे जो पहले कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीत करके पार्टी को धोखा दिया, लोकतंत्र की मर्यादाओं को उन्होंने तार किया और भारतीय जनता पार्टी के हाथों वो बिक गए। उसके बाद वो दोबारा से विधायक बने हैं, लेकिन मैंने जग्गी जी को कहा कि आप हौसला मत हारिए, जनता आपके साथ खड़ी है। गरीब जनता जब आपके साथ खड़ी है, आम परिवारों की जनता आपके साथ खड़ी है, तो आपको लोगों की सेवा में दिन रात एक करना चाहिए। और मुझे खुशी है जब से जग्गी जी ने चुनाव हारा है, हर 15 दिन में ये 2 बार शिमला आते हैं, लोगों की समस्याओं को लेकर आते हैं और लोगों की समस्याओं में कई ऐसे परिवारों की समस्या लेकर आते हैं जो शिमला आने में असमर्थ होते हैं। हम इनकी समस्याओं का निपटारा करने की पूरी कोशिश करते हैं। मैं मानता हूं इनके लिए धर्मशाला की जनता का लिए दर्द है और दिमाग में धर्मशाला के विकास की पीड़ा। 3 वर्ष पहले हमारी सरकार बनी और हमने कांगड़ा को, पूरे कांगड़ा जिले को टूरिज्म कैपिटल का दर्जा दिया। मैं बताना चाहता हूं, आने वाले 5 से 7 वर्षों के भीतर आपकी आर्थिकी जो है, यानी कि आपके हाथ में जो पैसा आना है, वो आज आके घर में अगर 10,000 रुपये आ रहा है तो आने वाले 5-7 वर्षों में वो 30,000 रुपये के करीब हो जाएगा। ये योजनाएं हैं जिसका अंदाजा उस समय लगता है जब आपकी जेब में पैसा आना शुरू होता है। जल्दी ही हम कांगड़ा एयरपोर्ट की लैंड एक्विजिशन, जिसमें हमने अभी 460 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं, इन 4-5 महीनों में हम पूरे कांगड़ा की लैंड एक्विजिशन का कार्य शुरू कर देंगे और जल्दी ही एयरपोर्ट जो सबसे बड़ा बनना चाहिए टूरिज्म कैपिटल के नाते, उस एयरपोर्ट को बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। जिस दिन एयरपोर्ट बड़ा हो जाएगा, आपकी जमीन की कीमत 3 गुना हो जाएगी। इसलिए आप लोगों ने किसी ने अपनी अभी जमीन नहीं बेचनी है। और टूरिस्ट जो आज, अगर यहां 50,000 टूरिस्ट आ रहा है तो 5 लाख 10 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आने वाले 3 सालों में आएगा और उसके बाद आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि पूरा कांगड़ा क्षेत्र का नक्शा बदल जाएगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ चीजें नजर नहीं आती, उन फैसलों से आपको फायदा होगा। और जब टूरिस्ट आपके पास आएगा, किसी का होम स्टे बनेगा, किसी के घर में वो रहेगा, आपकी आर्थिकी स्थिति और मजबूत होगी। हमारी सरकार ने पहली बार ग्रामीण क्षेत्र में ध्यान देने की कोशिश की है। 75 वर्ष में जितना कोई भी सरकार रही, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए बहुत कम योजनाएं बनी। सिर्फ अनुदान पर बीज दे दिया जाता था और कहा जाता था फसल उगाई जाए। आपने देखा जब से हमारी सरकार आई है, हमने प्राकृतिक खेती को और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया।
जब हमारी सरकार आई थी, सरकार के द्वारा 32 रुपए किलो गाय का दूध खरीदा जाता था। हमने 2 वर्षों के भीतर गाय के दूध का मूल्य 51 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदने का निश्चय किया, जिसका कि फायदा आप लोगों को भी हो रहा है। और 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 2 किलोमीटर के बाद किराया देने का प्रावधान भी हमने आप लोगों के लिए किया। और मैं जानता हूं, क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूं, गांव के परिवेश से आता हूं, किसान के परिवार से आता हूं, हमारी माता जी अभी भी खेती करते हैं, तो मैं जानता हूं जिसके पास पशु होता है उसके पास थोड़ी बहुत जमीन होती है, और जिसके पास थोड़ी बहुत जमीन होती है वो अपना घर का गुजारा वहां पैदा किए हुए अनाज से लेता है। इस दृष्टिकोण को मैं समझता था, इसलिए मैंने कहा कि जो गोबर आधारित गेहूं पैदा करेगा उसके लिए हम 60 रुपए किलो गेहूं सरकार आपसे खरीदेगी, 40 रुपए किलो मक्की खरीदेगी। यानी कि अगर आप गोबर आधारित गेहूं पैदा करते हैं, कोई यूरिया का प्रयोग नहीं करते हैं, तो 60 रुपए किलो सरकार आपसे गेहूं खरीदेगी। जितना मर्जी गेहूं पैदा कर लो, सारा 60 रुपए किलो के हिसाब से आपसे गेहूं खरीदा जाएगा। उसी तरह 40 रुपए किलो आपके वहां से मक्की खरीदी जाएगी। लेकिन मैं जानता हूं कि हमारे कुछ युवा साथी अब खेतों में काम नहीं करना चाहते, इसलिए मेरे ध्यान में आया कि हमारे गांव के किसान के हाथ की कैसे पैसा आए, सीधी तौर पर कैसे पैसा आए, और किस तरह, जिस तरह शिमला में सेब होता है उस तरह आपके हाथ में कैश क्रॉप के रूप में क्या दिया जाए। मैंने इस चीज को पहचाना, क्योंकि खेती के परिवेश से हम लोग आते हैं, तो हमने हल्दी का, क्योंकि हल्दी का जो प्राकृतिक रूप से उगाई गई है, सरकार 90 रुपए किलो हल्दी खरीदेगी। 90 रुपए किलो हल्दी जब खरीदी जाएगी, और हल्दी में कोई ज्यादा कम तो करना नहीं पड़ता भाई, ना कोई बीज खाना, ना सूरे खानी, ना गाय खानी, ना बंदर तंग करता हल्दी से। तो हल्दी जब आप उगाओगे 5 करनाल में, अगर आप 5 करनाल में हल्दी उगाओगे तो आपको 3 लाख रुपए की हल्दी जो आप सरकार आपसे खरीदेगी, यानी कि 5 करनाल में 3 लाख रुपए की आय आपको हल्दी उगाने से होगी। और जिसने 10 करनाल में उगाई होगी उसको 6 लाख रुपए इनकम होगी, जिसने 20 में कमाई होगी उसको 12 लाख रुपए इनकम होगी। कोई ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी, एक ही बार आपने बीज दिया तो उसके बाद हल्दी 9 महीने बाद निकाल ली कच्ची हल्दी, वो सरकार को बेच दी। उसके लिए सिर्फ आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, इतनी मेहनत आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी। उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा कि मैंने इतने करनाल में इस वर्ष हल्दी उगाई है, उसके आधार पर हम आपसे सारी हल्दी खरीदेंगे। अभी धीरे धीरे लोग इसको अपना नहीं रहे हैं, पर कई लोग बहुत तेजी से अपना रहे हैं। फतेहपुर साइड, देरा साइड, हमीरपुर में और उन्ना साइड। तो मैं आप लोगों से चाहूंगा कि सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था में को बढ़ावा देना है, और इस प्रकार की योजनाओं से आपको अवगत भी कराना है। अभी बजट आएगा, उसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए और पैसा दिया जाएगा। बहुत कम सोचा जाता था कि गांव के लोगों के हाथ में सीधा पैसा हो। अगर हल्दी ज्यादा पैदा भी हो जाती थी तो पूछते थे कि कहाँ बेचनी है, कहाँ ले जाएंगे। 30-40 रुपए किलो कोई आड़ती आता था, वो खरीद कर ले जाता था। अब आपकी सरकार खरीदेगी, और ये रेट यहाँ रुकने वाला नहीं है, चाहे दूध का है, चाहे मक्की का है, चाहे गेहूं का है, चाहे हल्दी का है। आने वाले समय में इसमें धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी, और आप देखेंगे जिसने 5 करनाल 1 करनाल में हल्दी उगाई होगी उसके घर में सीधा पैसा जाएगा। ये क्यों सोच बनी? आप जानते हैं कि हमारे कुछ लोग बद्दी जा रहे हैं 15,000 में, 10,000 में बद्दी जा रहे हैं। वहां बेचारे 3,000-4,000 रुपए का मकान रह रहे हैं, फिर खाने पीने का समय नहीं लग रहा, किस प्रकार से रह रहे हैं। अगर घर बैठ गई आपकी जेब में 25-30 हजार रुपये आराम से आ जाए, तो इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार आपके लिए योजनाएं लेकर आ रही है। कई बार आपने मुझे सुना होगा, मैं कह रहा हूं कि 40 साल से एक ऐसी व्यवस्था चली है, हम उस व्यवस्था को परिवर्तित करने आए। मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, और सरकारी स्कूल का आज हाल ये था, हम कोशिश कर रहे हैं। जब हमने सत्ता संभाली उस समय गुणात्मक शिक्षा में पूरे देश में हम 21वें स्थान पर थे।
यानी कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की अगर शिक्षा का स्तर देखा जाता तो 21वें स्थान पर थे। 5वीं का बच्चा दूसरी की किताब नहीं पढ़ सकता था। हम अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं और ये सोचते हैं कि स्कूल में अच्छी पढ़ाई होगी। स्कूल के टीचर पढ़ाने वाले अच्छे हैं, कंपटीशन के थ्रू लगे हैं, लेकिन फिर भी प्राइवेट स्कूल में जो कंपटीशन के थ्रू नहीं लगे हैं फिर भी बच्चे वहां पढ़ते हैं। मैं खुद भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, तो हमने देखा कि कमी कहाँ है। हमने कमी पाई कि कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में आत्मविश्वास की कमी है। सरकारी स्कूल में गुणात्मक शिक्षा में सुधार कैसे किया जाए, इस दृष्टि से हम सोचते रहे और मुझे खुशी है कि 3 वर्ष बाद जब वो गुणात्मक शिक्षा का द्वारा से अध्ययन किया गया असर की रिपोर्ट के अनुसार, तो हम 21वें स्थान से ऊपर पहुंचकर 5वें स्थान पर पहुंचे। तो ये एक शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार की दृष्टि से हमने हम कार्य कर रहे हैं। अभी ये सरकारी स्कूलों में धीरे धीरे आप पाएंगे कि अभी बच्चे यहां से प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं कि हम प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ वर्षों बाद आप देखोगे, क्योंकि जब नींव को मजबूत किया जाता है, आधार को मजबूत किया जाता है, सरकारी स्कूलों में एडमिशन भी आपको सिफारिश लगानी पड़ेगी। इतने अच्छे हम आने वाले समय में सरकारी स्कूलों को करने जा रहे हैं। आप हॉस्पिटल में जाते हैं, आप जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप ये सोचते हैं कि मेरा इलाज हो जाएगा, मैं हॉस्पिटल पहुंच जाऊं। किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, पहले तो आप डिस्पेंसरी में जाते हो, जब डिस्पेंसरी में ठीक नहीं होते बड़े हॉस्पिटल में जाते हो, 2 घंटे बाद डॉक्टर आपको देखने आता है। आपने कभी सोचा है, आप सोचते हैं कि मेरे को बीमारी का है ये पता लग जाए, लेकिन ऐसी मेडिकल कॉलेज में टेक्नोलॉजी है जहां एक्सरे की मशीन भी 15-15, 20-20 साल पुरानी है। डॉक्टर अच्छे होने के बाद भी वो ये जानकारी आपको नहीं दे सकते, बड़ी मशक्कत के बाद उनको जानकारी देनी पड़ती है कि आपके 2-3 बार डायग्नोज होने के बाद कि आपको ये बीमारी हुई है। अब 15-20 साल पुरानी मशीन से क्या इलाज होगा? दुनिया बदल चुकी है, डिजिटल युग का शुरुआत हो चुकी है और हमारे हॉस्पिटल वही 20 साल पुरानी मशीनों से चल रहे हैं। कभी किसी ने हॉस्पिटल की मशीनों को बदलने के बारे में सोचा ही नहीं। हमने पहली बार जब इस अव्यवस्था को देखा तो आपने देखा, चाहे आईजीएमसी शिमला है या टांडा है, वहां अब रोबोटिक सर्जरी हो रही है। रोबोटिक सर्जरी एक ऐसी सर्जरी है जिसमें आपका सुबह ऑपरेशन हो, अगले दिन आप घर वापिस जाए और ऑपरेशन की सफलता दर 99% है, 99% है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके लिए 28 करोड़ रुपए की हमने मशीन खरीदी। ये रोबोटिक सर्जरी या एम्स में हो रही है या पीजीआई में हो रही है या टांडा के हॉस्पिटल में हो रही है। इस प्रकार की सुविधा हम आपको देने जा रहे हैं। यहाँ कैंसर कितने लोगों को होता है, कैंसर का पता कब लगता है, उसके लिए मशीनें नहीं खरीदी गई है। किस चीज से पता लगेगा कैंसर हो चुका है। और हिमाचल प्रदेश में मैं ये बताना चाहता हूं, जनसंख्या के अनुपात के बाद नॉर्थ ईस्ट पहले नंबर पर है, हिमाचल प्रदेश कैंसर के मामलों में दूसरे नंबर पर पहुंचा है। इसलिए हमने कहा कि टांडा में पेट स्कैन की मशीन स्टैब्लिश की जाएगी और उसके लिए हमने और 28 करोड़ रुपया स्वीकृत किए हैं। एमआरआई की मशीन, सिटी स्कैन की मशीनें हम स्वीकृत कर रहे हैं। पर ये सब पैसा हमको कहां से लाना है? हमारी आर्थिकी को पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो आपकी संपदा थी लुटा दिया, हजारों करोड़ रुपया बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बना दिया। आज 1000 करोड़ रुपए की बिल्डिंगें खाली पड़ी है। पूरे राज्य में 1000 करोड़ की बिल्डिंगें खाली पड़ी है। अगर यही पैसा हॉस्पिटल में मशीन खरीदने के लिए लगाते, स्कूल में बच्चों के अच्छे सरकारी स्कूल बनाने में खर्च करते, तो मैं कहता कि बच्चों की पढ़ाई में जब हम अच्छा खर्च कर रहे हैं तो आने वाले समय में वो इस समाज की सेवा करेगा। आपका पैसा है ये। हमने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद किए और 3000 करोड़ रुपए जो आपका था, जो चोर दरवाजों से लुटा दिया जाता था, हमने उसको रोका है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी कोई मनरेगा में आप लोग काम करते हैं, 2 साल में 80 रुपए की बढ़ोतरी की गई।
क्यों की गई? क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लोगों के हाथ में पैसा है और 320 रुपए आज आपको मनरेगा की दिहाड़ी घर बैठ के मिलती है। हाली नहीं आई? तो मैं इसकी नोटिफिकेशन का पता करूंगा। 320 रुपए दिहाड़ी आपको मिलनी चाहिए। ले आए अभी? कितनों को कितनी क्या दिहाड़ी मिल रही है बताओ? एक एवरेज के हिसाब से दे रहे हैं, एवरेज के हिसाब से दे रहे हैं पंचायत। ये देखना जरा एवरेज के हिसाब से तो 150 रुपया नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो ज्यादा कर देना चाहिए। कोई नहीं, इस बारे में भी हम देखेंगे कि एवरेज को कैसे ठीक किया जाए। इस दृष्टिकोण से भी हमारी सरकार आने वाले समय में आपके लिए एक योजना लेकर आएगी। मैं मानता हूं कि एवरेज के हिसाब से महिलाएं हमारी ज्यादा काम करती है, उनकी एवरेज निश्चित तौर पर थोड़ी बहुत कम रहती है, लेकिन इस दृष्टिकोण से भी हमें देखना पड़ेगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो अनाथ बच्चे हैं, जो अपनी माता को खो चुके हैं, अपनी पिता को खो चुके हैं, पैदा होने के बाद से 27 साल की उम्र तक सरकार उनका ख्याल रखेगी। यानी कि सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है। 18 साल से ऊपर के बच्चे जो भी अपनी माता को खो चुके हैं और पिता को खो चुके हैं, उन्हें मुख्यमंत्री सुख आश्रय के द्वारा 4,000 रुपये पर महीने 6,000 बच्चों को दिया जा रहा है। अगर आपके क्षेत्र में भी ऐसा कोई बच्चा हो तो आप वेलफेयर डिपार्टमेंट में जाकर उसका नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके अलावा जो विधवा बहनें हैं, जिनके बच्चे मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, प्रोफेशनल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनकी पूरी पढ़ाई का खर्चा, जिनकी आय 2.5 लाख रुपए से कम है, पूरी पढ़ाई का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार उसकी पूरी पढ़ाई का खर्चा वहन कर रही है। तो ऐसी योजनाएं आपके लिए लेकर हम आए हैं। और मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि जग्गी जी ने महिला मंडलों के जो नाम लिए हैं कि उनको बर्तन के लिए, महिला मंडलों के जो नाम लिए हैं, 1-1 लाख सीधा ही मांग लिया 10 गुना। मैंने सोचा था कि 10,000 मांग गए एक महिला मंडल पर। एक इन्होंने कहा कि बर्तन खरीदने हैं या और चीजें खरीदनी है, तो हमें सभी महिला मंडल जो यहाँ आए हैं, जग्गी जी ने जो बताया, उनको 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं। और जो रुमेड़ तंगडोटी लिंक रोड की टायरिंग करवा दी जाएगी। लिंक रोड तंगडोटी की टायरिंग लालजीत की दुकान से रंगेड़ बिंदली तक करवा दी जाएगी। रुमेड़ बिंदली तक। पुल नजदीक टिल्ला बनी, टिक्का बनी, घरू खरड़ ध्रुव, कूल तंगरोटी खास, ये इसको भी करवा दिया जाएगा। और जो छोटे मोटे रास्तों के आपने प्रस्ताव दिए हैं, छोटे मोटे रास्तों के जो प्रस्ताव दिए हैं टाइलें लगाने के लिए, उन सबको वो भी करवा दिया जाएगा। इसके अलावा आप सब लोगों को मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम आपके हाथ में पैसा देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो यहां से विधायक चुनकर गए हैं, वो चुनाव जीतने के बाद नजर आए होंगे। किसी ने उनको देखा? नहीं देखा तो हाथ खड़ा करके बताओ। नहीं देखा? जिन्होंने हाथ खड़ा कर, सारे नहीं देखा ना? दिखेंगे भी नहीं, सारे हाथ खड़े करो ना जिन्होंने नहीं देखा उनको। वो दिखेंगे चुनावों से पहले, फिर बोलेंगे कि हमारी सरकार आ रही है। ऐसे ऐसे नारे लगाकर वो आना चाहते हैं। मैं आपको एक कहना चाहता हूं, मेरे से अच्छा उनको कोई नहीं जानता है। उनके बारे में मैं आपको कुछ कहना नहीं चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं, जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर बिक गया हो, ऐसे व्यक्ति को दोबारा चुनकर नहीं भेजना, यही मैं कहना चाहता हूं।
आपने हमारी बात सुनी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।